मॉर्निंग बच्चों। हम ये जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग और मानव जीवन का एक सत्य है कि हम मानव के रूप में जन्म लेते हैं, युवा होते हैं और वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे ओल्ड पेरेंट्स हमसे क्या उम्मीद करते हैं और हमारी उनके प्रति क्या ड्यूटी है। हम युवाओं की हमारे बुजुर्गों के प्रति क्या ड्यूटी है? क्या आप जानते हैं कि हमारी ड्यूटी उनके प्रति क्या है? हमें उन्हें किस तरह से हेल्प करनी है और वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। तो आप जानते होंगे कि हमारे बुजुर्ग हमारी हमसे उनकी वृद्धावस्था में उम्मीद करते हैं कि हम उनकी हेल्प करें और उनकी भावनाओं के अकॉर्डिंग हम अपने दायित्व का निर्वहन करें। बिल्कुल यही बात आज हम आपके कोर्स में एक पोयम है माई मदर 866, इससे हम बात करेंगे। ये जो पोयम है आपका माई मदर 866 कोर्स में बहुत ही अच्छी कविता है जो मोटिवेशनल भी है और ये हमें सोशल वैल्यूज की ओर भी इशारा करती है। लिखी गई है ये पोयम, कंपोज हुई है बाई कमला दास। कमला दास के द्वारा हम जानेंगे। सबसे पहले इस कविता को टेक्सुअल डील करने से पहले हम बात करेंगे पोइट, पोयम, थीम, मैसेज और इसका स्ट्रक्चरल और थीमेटिक बैकग्राउंड, जिससे आपको टेक्सुअल सारी पोयम की जो नीटिंग है वो समझ आ सके और आपके कोर्स में जो टेक्सुअल क्वेश्चंस है, बोर्ड जिस तरह से क्वेश्चंस पूछता है उन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सको। तो लीजिए, इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, माई मदर 866 कमला दास के द्वारा लिखी गई और यहाँ कमला दास के जन्म की हम बात करें बच्चों, 1934 में इसका जन्म हुआ और 2009 में पोइट की डेथ हुई। तो इससे क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले लिटरेचर पढ़ने के लिए पोइट और राइटर को हमें उसका कंटेम्प्रेरी एज समझना होता है, जिससे क्या है कंसेप्ट ऑफ पोइट्री समझ सके या आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हम पोइट समझ सके और उसी के बिहाफ पे उस पोयम में, उस टेक्स्ट में जो अंडरलाइंग करंट जो रहता है उसको हम समझ सके। तो इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले हम जब पोइट की बात करते हैं बच्चों, कमला दास इंडो इंग्लिश या आप कह दो इसको इंडो एंग्लियन पोइट है और ये आपके स्तर से बच्चों, आपके स्कूल लेवल से आपको बहुत ही हम नट सेल में बात कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये पोयम बड़े स्तर से आरपीएससी कोर्स में सेकंड ग्रेड टीचर्स के जो एग्जाम्स है उसके कोर्स में भी प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन हम आपके लेवल से ही बात करेंगे। ये स्कूल लेवल से ही इस कविता की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी पोइट जो है कमला दास इंडो इंग्लिश, ये तो समझ में आ ही रहा होगा बच्चों। और इसको दूसरे तरीके से आप बोलते हैं इंडो एंग्लियन पोइट। अब समझो इंडो इंग्लिश या इंडो एंग्लियन पोइट से क्या मतलब है। ऐसा कवि, ऐसा राइटर जो नेटिव मीन्स बाय बर्थ इंडियन है और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता है, उसको हम इंडो इंग्लिश कहेंगे या फिर इंडो एंग्लियन कहेंगे। क्लियर? ओके। बोर्न इन मालाबार केरला, कमला दास का जन्म कहा? मालाबार में, जो हमारे इंडिया का पार्ट है केरला, यहां इनका जन्म हुआ और ये क्या मानी जाती है? फॉरमोस्ट पोइट। इंडो इंग्लिश पोइट या इंडो एंग्लियन जो पोइट्स है उनमें कमला दास फॉरमोस्ट मीन्स वेल नोन, द फेमस वन, कवियत्री के रूप में जानी जाती है।
इनकी हम बात करें सबसे पहले तो आप जानो पेन नेम माधवी कुटी। इनका पेन नेम माधवी कुटी था। अब आपके लेवल से बच्चों देखो, यहां देखो पेन नेम, ये पेन जो वर्ड है इसे आप वो मत समझ जाना और लिखने वाला पेन, ना 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 ना। यहाँ पेन नेम से मतलब है मीन्स लिटरेचर में नाम बदलकर जो लिखता है राइटर, वो पेन नेम, साहित्यिक नाम। तो ये क्या था इनका, माधवी कुटी नाम था। याद रहेगा, यदि आपको बेसिक जानकारी है तो फिर आपको समझने में मजा आएगा। लेटर बाद में इनका नाम कमला सुरैया हो गया। और कमला सुरैया कभी आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले जाता है कमला सुरैया, या फिर आपके क्लासरूम टीचिंग में या आपके एडिशनल क्वेश्चंस में किसी तरह से बात आती तो आपको ध्यान रहना चाहिए कमला सुरैया इनका नाम इसलिए क्योंकि आगे जाकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मीन्स इस्लाम धर्म अपना लिया, और फिर इनका नाम क्या हो गया, कमला सुरैया हो गया। बच्चों दो नाम आपको ध्यान रहेंगे। कमला दास की पोयम हम पढ़ रहे हैं, माई मदर 866। ओके, कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ। इनका पेन नेम माधवी कुटी, बाद में कमला सुरैया। ओके, अब बात करो रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम। ये दोनों भाषा में लिखती थी, इंग्लिश में भी लिखती थी और मलयालम में भी लिखती थी। लीडिंग कन्फेशनल पोइट, और एक वर्ड यहां आ रहा है कन्फेशनल पोइट है, ये कन्फेशनल पोइट के रूप में जानी जाती है। लेटस क्लियर व्हाट डज मीन कन्फेशनल पोइट। तो बच्चों हम पहले इस वर्ड को क्लियर करते हैं कि कन्फेशनल पोइट से क्या मतलब है। कन्फेशनल पोइट मीन्स इन वेरी शॉर्ट a poet that writes as usual, as the stream of the thought। ओके, जैसा उसके विचार आते हैं उनको हूबहू वो लिखता जाता है। मॉडर्न पोइट है, और इसी कन्फेशनल से रिलेटेड आगे जाके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक विचारधारा आई, उससे रिलेटेड है। ये कहा करती थी अपने आप में, इनका एक कोटेशन आपसे कोट करके डिस्कस करें। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाओं में बोलती हूँ, 3 भाषाएं बोलती हूँ। कौन कह रही है, कमला दास। राइट इन टू, 2 भाषाओं में लिखती हूँ, 2 भाषाएं आ गई आपके पास, इंग्लिश आ गई, मलयालम आ गई। 3 भाषाएं बोलती हूँ, 2 में लिखती हूँ। एंड ड्रीम इन 1, और एक में सपने देखती हूँ। इसका मतलब है यहां जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नोटेबल चीज है वो ये है कि वो मदर टंग हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की बात तो करना चाह रही है। यद्यपि मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, मलयालम में लिखती हूँ, बट आई लव माई मदर टंग, लव फॉर मदर टंग। यहां हम पोयम की बात करते हैं कि जो हम पोयम पढ़ेंगे हमारे कोर्स में, जो पोयम है उसको क्लियर करने के लिए माई मदर एट 66 की बात करें तो ये क्या है बच्चों, फ्री वर्स है। अब आप ये समझो पहले फ्री वर्स क्या है। फ्री वर्स ऐसी कविता जिसमें नो सर्टेन राइम स्कीम, नो सर्टेन मीटर, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स। ऐसी कविता जिसमें न तो निश्चित आपकी रिदम है और न ही निश्चित मीटर है। इसको जब आप समझेंगे टेक्सुअल को तो आपको याद है लिटरेरी स्टूडेंट के रूप में ये जानना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी आपके कंपल्सरी लैंग्वेज के रूप में, कंपल्सरी इंग्लिश के रूप में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है आपके कोर्स में कंपल्सरी इंग्लिश में प्रोज और पोइट्री 2 पार्ट है। उसका मेन जो पर्पज है वो ये है कि आप आगे हायर कॉलेज एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज में जब जाते हैं और इंग्लिश को ऑप्शनल के रूप में आप लेते हैं तो फिर आपको ये पहले से बेसिक समझना जरूरी है ताकि आप उसको समझ सको।
ओके, तो वहां देखेंगे मीटर यदि आपका डिफरेंट है तो आपकी लेंथ ऑफ जो पोइम की लाइंस है वो आपकी छोटी बड़ी रहेगी, वो इनडिफरेंट रहेगी। ये मेन पर्पज है। और आपको इसको मैं तो आपके लिए ये सलाह दूंगा कि आपको बच्चों यदि पोइट्री को समझना है, हम बहुत सी बार आपके क्लासरूम टीचिंग की जब बात करते हैं तो इतना ही हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट और एज पर द लेवल ऑफ द क्लास। लेकिन बेसिक हमारे यदि आपको बहुत बारीकी से डिटेल से समझना है तो हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो वहां आपको एक बहुत डिटेल में एक वीडियो मिलेगा, उसमें हमने डिस्कस किया हाउ टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। तो आपको वहां भी विजिट कर सकते हो आप, और उसको बारीकी से समझने के बाद और भी आपको मजा आएगा। सिंगल स्टेंजा है ये पोयम। पूरी पोयम में आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे, उसमें नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी पोयम जहां से स्टार्ट हुई लास्ट तक इसमें कहीं भी स्टॉप नहीं है। एक सिंगल पंक्चुएशन का यूज किया, और सिंगल पंक्चुएशन क्या है? कोमा। कोमा के द्वारा ये मीन्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स कन्फेशनल, उसके विचार जो आते जा रहे हैं वो कवियत्री धारा प्रवाह बिना किसी उसके वो लिख दी जा रही है। और इसी का परिणाम है कि वो एक ही सिंगल स्टेंजा में पोइम है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स, इस वजह से कन्वर्सेशनल टोन है इसकी। कन्वर्सेशनल टोन जानते हैं, जैसे someone face to face indulged in the talking discussing, ऐसा लगता है जैसे कुछ आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशनल डायलॉग। इसके पब्लिकेशन की बात करते हैं, पब्लिश्ड इन 1984। 1984 में इसका प्रकाशन हुआ इन टुमारो नाम से इसकी एंथोलॉजी, उसमें इसका कलेक्शन आया, उसमें इसका प्रकाशन हुआ। अब देखो आप स्ट्रक्चर जान लो, स्ट्रक्चर भी जानना दो तरीके से, थीमेटिक और स्ट्रक्चरल। आपने यदि समझ लिया तो सिंगल स्टेंजा ऑफ 18 लाइंस। देखो आप अपनी पोएम की लाइंस गिनोगे तो पता चलेगा ये सिंगल स्टेंजा पोएम है और इसमें 18 लाइंस टोटल है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है 20 लाइंस। इसका कारण है अलग अलग डिफरेंट पब्लिकेशन जो एडिशंस हैं, कहीं इसमें इंफॉर्मेटिव आपके 18 लाइंस आ रही है और कहीं 20 लाइंस आ रही है। लेकिन ये आपकी 18 लाइंस की आपके कोर्स में। अब इसकी थीमेटिक बात करते हैं भाई, थीम जो है इसकी, ताकि हमें इसका पूरा टेक्स्ट समझ में आए। थीमेटिकली बच्चों, हालांकि ध्यान रहे आपको सिंगल स्टेंजा पोएम है, लेकिन हमारी स्टडी पर्पस से, सुविधा के हिसाब से, और लाइंस में जो विषय वस्तु चलती है, एक विषय वस्तु के बाद दूसरी विषय वस्तु शिफ्ट होती है, दैट इज कॉल्ड आपका डिवीजन, थीमेटिक डिवीजन। तो यहां ये 4 आपका शिफ्टिंग स्टेंजाज या डिवीजन से कह सकते हैं। लाइन नंबर 1 से 6, इसमें आप देखेंगे द पेनफुल रियलाइजेशन ऑफ मदर्स ओल्ड एज। कवियत्री अपनी मां के साथ कोचीन को जा रही है अपने पेरेंट्स के घर से कार में, तो वो अचानक अपनी मां की तरफ नजर डालती है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी मां बूढ़ी हो गई है। वृद्धावस्था में जिस तरह का फिजिकल जो एक्शन या फिजिकल जो कंडीशन होती है, तो हमें पहली लाइन से लगाकर 6 लाइन तक ऐसा मिलेगा। 7 to 10 यदि चलेंगे हम तो आप देखोगे टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम पेन। इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेरी एस्केप, क्योंकि हम देखेंगे कि कवियत्री क्या करती है, कुछ समय के लिए अपना ध्यान हटा के बाहर झांकने लगती है। तो जीवन में जो दुख है वो
थोड़े समय के लिए डाइवर्ट हम उससे हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स है, लाइफ इज फुल ऑफ आपका सोरोज। तो वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। लाइन नंबर 11 to 15 रियलिटी आपका रिटर्न्स, और उसमें आप देखोगे कि रियलिटी रिटर्न्स, जीवन का यथार्थ किस तरह से वापिस आता है। जैसे देख लीजिए, कवियत्री या हमें लेकर बात कर लो, हम यदि नजर डालते हैं हमारे पेरेंट्स पर, हमारे बुजुर्गों पर, दे आर ग्रोइंग इन ओल्डनेस, वे बूढ़े हो रहे हैं, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम बारीकी से देखते हैं, वी टू, हम भी ग्रोइंग ओल्ड, हम भी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दैट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, और यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का यथार्थ है, ये इस समय आप देखेंगे। और लास्ट में आप देखोगे स्माइल हिडिंग इन अ सोरो, और लास्ट में कवियत्री कविता में टेक्स्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा कि मुस्कुराहट में अपना दुख दबाकर वो मुस्कुराती है और अलविदा कहती है अपनी माँ को। और उसके पीछे पर्पज ये है कि यदि हमारे बुजुर्गों को हमारे इस तरह के व्यवहार से भी उनको जरा अच्छा लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे दिल का जो दर्द है वो उनको उजागर नहीं करना चाहिए। ट्राई टू मेक देम होपफुल, ये इस कविता में हमें मिलेगा। तो देखो आगे आप क्या क्या इस कविता का मैसेज, थीम क्या है। मेन तो पहले थीम है जिसमें ये नीटिंग हुई है। तो पहली थीम तो आप देखेंगे एजिंग, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था की बात की है। फिर आप देखेंगे मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी से मतलब है नासवान, मीन्स डेथ, मीन्स समझ गए आप, संसार में ये संसार का सत्य है कि हम मानव के रूप में इस दुनिया में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे समय के हाथों हर प्राणी को मृत्यु को प्राप्त होना है, ये भी इसका मैसेज है। मदर डॉटर रिलेशनशिप, एक बहुत बड़ा जो इसमें आपका अंडरलाइंग जो थीम है पोयम की, ये भी है कि एक माँ और एक बेटी का जो रिश्ता है, और लाइबिलिटीज ऑफ अ डॉटर, बेटी की जो लाइबिलिटीज है मदर के प्रति, वो इसमें दिखाने का प्रयास किया। और इनडायरेक्ट में हमारे युवाओं को ये मैसेज, हाउ वी हैव टू हैंडल आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है, ये इसमें। फिर लव एंड केयर, वही बात है कि लव एंड केयर, वी शुड लव पेरेंट्स, वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर आवर पेरेंट्स, ग्रोइंग एजिंग, उनकी एज बढ़ रही है और उस स्थिति में हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, ये इसकी थीम है। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, लास्ट में देखिए एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिक हमें एक थीम दिया गया। थीम क्या है, दैट द वर्ल्ड एज इट इज वी हैव टू एक्सेप्ट, दुनिया का जो यथार्थ है जो है वो हमें स्वीकार करना पड़ता है, हमें स्वीकार करना चाहिए। इस तरह की थीम इसमें दी गई है। अब मैसेज देख लो, लास्ट में कविता है तो मैसेज तो देगी ना, क्या मैसेज जो है वो देती है। बच्चों यदि आप नए हैं और आपको यदि ऐसा लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगता है, समझ आता है कि ये हेल्पफुल है हमारे लिए, तो अपने साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस तरह से कि हमें ये अच्छा लगा या इसमें और ये जोड़ा जाना चाहिए, या इस तरह से एक्सप्लेन करें, तो हम आपकी सुविधा के लिए, आपकी हेल्प के लिए वो करेंगे, उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। ओके, देखो मैसेज क्या है, एजिंग इज एन अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, बुढ़ापा सत्य है जीवन का जिसको टाला नहीं जा सकता, है ना। दूसरा है रिलेशनशिप शुड बी बॉन्डेड बाय लव, रिश्ते जो संसार के हैं
जैसे यहाँ पर मदर और डॉटर, दैट मीन्स द रिलेशंस, इसमें क्या होना चाहिए, बॉन्डेज ऑफ लव होना चाहिए, और उसी से जिंदगी का मायना है, उसी से जीवन का मूल्य है। आगे होप ड्यूरिंग सोरो, एक बात ये है कि चाहे जीवन में कितना ही दुख हो, उसके बावजूद भी जिंदगी जीनी है, और जब जिंदगी जीनी है तो हमें क्या करना है, उम्मीद रखना है। दुखों के मध्य भी, दुखों के बीच भी हमें मुस्कुराना है। टाइम किल्स येट इट आल्सो हील्स, समय ही है बच्चों जो संसार की चीजें, प्यारी चीजें जो होती है वो हमसे छीनता है, लेकिन ये समय ही है जो हमें ये सब कुछ देता है, हंसी खुशी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाओ आप टेक्स्ट पर। ओके, आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसमें तो आप देखते होंगे कि कवियत्री जैसे कार जा रही है, कार में अपनी माँ के साथ, तो उसमें आपको डायग्राम दे रखा, फोटो दे रखा है कि कोचीन आपका एयरपोर्ट पर जब वो अपनी माँ से बिछड़ती है, तो एयरपोर्ट माँ से बिछड़ते हुए अलविदा करते हुए, और दूसरे पेज पर माँ का जो है फोटो है। ओके, उस टेक्स्ट को देखने के बाद वही टेक्स्ट हम आपसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंट्रो जो हमने दिया इस पोएम से रिलेटेड, ओके, इसका थीम क्या, स्ट्रक्चर, मैसेज, ये सारी चीजें इसे को रिलेट करने से ये बिल्कुल आपके समझ आएगी। लीजिए, लाइन टू लाइन, इंच बाय इंच हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, चलिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, देखो ध्यान से, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यहां रुकना है हमें। क्या, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, दो चीजें आई आपकी, एक तो फ्राइडे, एक मॉर्निंग। आपसे पूछा जाएगा कवियत्री क्या कर रही थी, कहां जा रही थी, कहां से आई थी, तो ये तो आ गया फ्रॉम पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के यहां से, और ये ड्राइविंग, ये बताता है ड्राइविंग वर्ड, दैट शी वाज इन कार, वो कार में थी। ओके, ड्राइविंग वर्ड से क्लियर है। और यदि ड्राइविंग कर रही है बच्चों, पोइट्री को अंडरलाइंग मीनिंग समझने के लिए, साहित्य को समझने के लिए उसमें सिंबॉलिक वर्ड होंगे, अंडरलाइंग मीनिंग होगा, टेक्सचुअल मीनिंग होगा, रेफरेंसेस होंगे, उनको बहुत प्यारे तरीके से समझने के लिए हमारे पास अपना एक्सपोजर भी होना चाहिए, तो अब समझ आएगा। देखो क्या, ड्राइविंग मीन्स कार चला रही थी, हु वाज ड्राइविंग, पोइट हरसेल्फ, कवियत्री खुद। ओके, कहां से आ रही थी, फ्रॉम माई, यहां देखो माई, माई आ रहा है, इसका मतलब है यहां माई आया, यहां आई आया, ये देखो, ये है फर्स्ट पर्सन। जब कविता में आई आता है और आई से रिलेटिव, रिलेटेड प्रोनाउंस आते हैं, तो वो क्या होती है, फर्स्ट पर्सन। हु इज स्पीकर हियर, पोइट इज स्पीकिंग, कवियत्री बात कर रही है, कवियत्री बता रही है। कहा, कार में, देखिएगा वो खुद है और साइड में कौन है, उसकी मदर है, तो इसका मतलब है कार में कवियत्री के साथ कौन थी, उसकी मदर। याद है ना आपको, माई मदर एट 66, उस समय, जिस समय कवियत्री ने कविता लिखी, कोचीन गई अपने पेरेंट्स के यहाँ से, आपसे जनरल पूछा जाए कितनी एज थी उसकी माँ की, तो 66। फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन, कोचीन क्या है देखो आपका, कोचीन ये एक आपका लैंडिंग प्लेस, ओके, एयरपोर्ट, आप ये समझ लीजिएगा, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, कोची, जिसको कोचीन को क्या बोलते हैं, आजकल लेटेस्ट वर्ड इसके लिए कोची यूज होता है। तो आपको जियोग्राफिकली, सोशली भी नॉलेज होना चाहिए। लास्ट फ्राइडे, एंड व्हाट वाज द डे, इट वाज फ्राइडे।
क्या दिन था बच्चों? फ्राइडे। एंड टाइम, टाइम आपका मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग में सुबह मैं गाड़ी में मेरी माँ के साथ मेरे अभिभावकों के घर से, अपने माता पिता के घर से कोचीन को जा रही थी, कोची को जा रही थी। और ये फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था और सुबह का समय था। एनी डाउट? क्लियर एवरीथिंग? देखो यहां आई सो माई मदर, कोमा लग रहा है देखो। और यहां तो आपने देखा होगा, यहां तो आपका कोई पंक्चुएशन भी नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। आप देखो लिटरेचर में यदि पोइट्री की लाइंस में पंक्चुएशन नहीं है, क्योंकि लाइन खत्म हो गई, यहां होना चाहिए नहीं, तो इसको हम पोइट्री में क्या बोलते हैं? एनजाममेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? एनजाममेंट। एनजाममेंट से मतलब है ये लिटरेरी फिगर है। दैट मीन्स वेन एवर इन द व्यू ऑफ पोइट्री लाइन ends but grammatically it doesn't, the stream of the idea or thought shifts in next line। तो क्या कहलाएगा आपका? एंजाममेंट कहलाएगा। ओके, एंजाममेंट का प्रयोग करती है आई सो माई मदर बिसाइड मी। ये क्लियर देखो, मैंने देखा, आई सो माई मदर, मेरी माँ को बिसाइड मी, उसके बगल में। अब आप देखो, यदि आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हैं, याद करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइव कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए सोचो और आपके बगल वाली सीट पे कोई बैठा है, तो बताओ कहां रहेंगे आप? यहां बिसाइड है, तो बिसाइड का क्या मतलब हुआ? बिसाइड मीन्स किस साइड में बैठी हो, बता सकते हैं आप? चलो कमेंट में बताना। और एक और आप क्वेश्चन रखना कि यदि व्हीकल वाहन अधिनियम के तहत इंडिया में कार में बैठी हुई है, कहां बैठी है, लेकिन वो कहां होती? अमेरिका में यदि ड्राइविंग कर रही होती, वहां का वाहन होता, तो कहां बैठी होती? ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए सोचने का और कमेंट में बताना। आई होप। बी साइड में यहां इतना सा समझो, मेरी बगल में बैठी थी, देखा तो, लेकिन क्या देखा? देखो ध्यान से, डोज, ओपन माउथ, हर फेस, एसन लाइक। तो मैंने देखा, क्या देखा? डोज्ड। डोज जानते हैं ना आप? ऊंघना। अभी कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता है, हम जैसे लंबे ट्रिप पे जाते हैं या लंबे समय के लिए सिटिंग देते हैं, तो हमें ऊंघ आ जाती है। और स्पेशली किसको रिलेटेड है? ओल्डनेस से बात की जा रही है, वृद्धावस्था की बात की जा रही है। तो मैंने देखा वो क्या कर रही थी? मदर ऊंघ रही थी, डोज। ओपन माउथ, और दूसरी चीज क्या देखी? कि उनका मुंह खुला हुआ था, है ना? होता है ना, स्पेशली ओल्ड एज में होता है ऐसा। ये क्या है? ओल्ड एज के फैक्टर्स पॉइंट मैकिंग टू काउंट। वो हमें गिना रही है, ऊंघ रही थी, ऐसे डोजिंग कर रही थी, मुंह खुला हुआ, ओपन माउथ, जैसा होता है ना फिजिकल एनर्जी कम होने पर बुढ़ापे में, ऐसा। तो दो बातें हैं, फेस एक्शन। और थर्ड जो देखो ध्यान से, क्या ध्यान दिया उसने? क्या? फेस एक्शन। आपका जो बना हुआ जो वर्ड है ये एस से बना, ASH, याद है आपको? एश मीन्स क्या होता है? राख। और एसन से मतलब है, यहां एसन भी आ गया वर्ड और लाइक भी आ गया, तो ये क्या है बच्चों? सिमिली का प्रयोग करती है। हियर पोइट अप्लाइज सिमिली अंडर द पर्पज ऑफ सिमिली इन लिटरेचर। सिमिली का पर्पज क्या होता है लिटरेचर में? टू क्लियर आइडिया, आइडिया को। और एसन से आपने समझे स्लेटी कलर, मीन्स फीका, राख जैसा। दैट मीन्स चेहरे का रंग उड़ा हुआ। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकेंगे क्या?
कि जब कवियत्री ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसने क्या देखा? उसने देखा शी वॉज डोजिंग, हर माउथ ओपन माउथ एंड फेस वाज एसन, एसन जैसा। ये तीन स्थितियां देखी उसने। इसको हम बोलते हैं कीन ऑब्जर्वेशन। देखो, कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत ही प्यारा ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण कर रही है, बहुत बारीकी से देखा। देखो आगे देखो, लाइक दैट ऑफ कॉप्स। एक और चीज आएगी यहां पर, कॉप्स। कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी, जैसे मृत शरीर होता है, आफ्टर डेथ जैसे बॉडी। साइंटिफिक एक रीजन है कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन रुकने के बाद चेहरा फीका पड़ जाता है मृत व्यक्ति की तरह। एंड रियलाइज्ड विद पेन। ओके, रियलाइज्ड विद पेन मीन्स क्या हुआ? ये सारा देखकर कवियत्री क्या हो गई? सी बिकेम पेनफुल, और उसे दर्द हुआ, है ना। ये आपका स्ट्रेंजा जैसे थीमेटिकल हम बात कर रहे हैं, यू नो, यू आल्सो। और ऐसा जब होता है, यदि हम किसी हमारे बुजुर्गों को, माता पिता को ऐसी स्थिति में देखते हैं तो हमारे दिल में उनके प्रति क्या होता है? मीन्स उनकी उस स्थिति के लिए दर्द होता है। और ये क्या कहलाती है? सिंपैथी। सिंपैथी फॉर अर्स, सिंपैथी फॉर अर्स इन द सोरोज। उनकी बुरी स्थिति में जब दर्द होता है, दैट मीन्स ये क्या है? ये हमारे प्यार का टोकन ऑफ लव, हमारे प्यार का प्रतीक है। दैट वी आर केयरफुल अबाउट देम, वी हैव लव फॉर देम। हमें उनमें, उनके प्रति प्यार है। तो क्या हुआ? रियलाइज्ड विद पेन, महसूस किया। किसने किया? कवियत्री ने, है ना। किसने किया? किसके लिए किया? कंडीशन ऑफ अ मदर, उसकी माँ की स्थिति को देखकर। उसकी माँ की स्थिति कैसी थी? ऐसी बहुत ज्यादा ओल्ड एज्ड, ओके, एंड आउट ऑफ एनर्जी। इट सीम एज शी वाज dog tired and so dozing. Okay, that's she thought away. अब देखो यहां से, she thought away and looked but soon। देखो ध्यान से, ये विचार वो उसको जो ही पीड़ा हुई तो उसने क्या किया कवियत्री ने? दैट शी थॉट अवे मीन्स दूसरी तरफ सोचने लग गए, मीन्स ये विचार छोड़ा। विचार आया, दुखी हुई अपनी माँ की स्थिति से, लेकिन इसको वो छोड़कर उसने ध्यान बटा दिया अवे एंड लुक्ड, और वो दूसरी तरफ देखने लगी। बट सून, लेकिन क्या देखा उसने? पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। देखो ध्यान से, बाहर जब देखने लगी हो तो कहा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंट्रास्ट, कंट्रास्ट ऑफ लाइफ, है ना। कंट्रास्ट ऑफ लाइफ है बच्चों। एक तरफ दुख है और एक तरफ देखिएगा संसार अलग है, संसार में अलग चल रहा है। और इसको दूसरे लिटरेरी वे में बोलते हैं आपका, ये बोलते हैं हम, इसको बोल सकते हो आप पैथेटिक फैलेसी, इसको बोलेंगे पैथेटिक और फैलेसी बोलेंगे। पैथेटिक फैलेसी का प्रयोग किया है। पैथेटिक फैलेसी का ये मतलब है नेचर रन्स इन इट्स ओन वे, प्रकृति अपने तरीके से चलती है। आप देखिएगा वहां कार में कवियत्री की माँ, कवि की माँ इस स्थिति में है और उससे कवियत्री को क्या दुख हो रहा है, लेकिन बाहर जब उसने ध्यान दिया तो क्या देखा? बाहर अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। यंग ट्रीज पर नजर गई, और यंग ट्रीज पर नजर गई तो क्या देखा? स्प्रिंटिंग। क्या किया? स्प्रिंटिंग। ट्रीज क्या कर रहे थे? स्प्रिंट। स्प्रिंट यानी ये क्या है?
रेस से रिलेटेड है। और यहां कविता में इमेजरी, यू नो इमेजरी, इमेजरी का प्रयोग, और ये इमेजरी कौन सी है? एक तो इसमें विजुअल इमेजरी, विजुअल जिसको हम देख सकते हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा कि यदि किसी व्हीकल से आप चलते हैं, तेज आपका वाहन चल रहा है, तो साइड के पेड़ पौधे ऐसे भागते हुए नजर आते हैं, जैसे वो इन कंपटीशन, जैसे तो वो एथलेटिक खिलाड़ी और प्रतिस्पर्धा में लग रहे हो। बाहर का दृश्य, बाहर का नजारा, यंग ट्रीज ने स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए। अब आप देखो, पेड़ दौड़ते हैं क्या? नहीं, तो कौन दौड़ता है? ह्यूमन बीइंग, मानव दौड़ता है। तो यहां आप बताओ, यदि हम बात करेंगे तो क्या हुआ? ट्रीज को बच्चों क्या कर दिया? पर्सोनिफाइड कर दिया। पर्सोनिफाइड किसको? ट्रीज को पर्सोनिफाइड कर दिया, मीन्स मानवीकरण कर दिया, पेड़ों को भागते हुए। और अगली बात देखो, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग। अगला देखो आप यहां पर, मैरी चिल्ड्रन, और बाहर जब झांका, कवियत्री ने माँ की स्थिति को देखकर दुखी हो गई, तो उसने बाहर जब झांकना शुरू किया, मीन्स ताकि वो दुख उसका दूर हो, उससे ज्यादा हो दुखी न हो, चेंज करने के लिए अपने मूड को, तो बाहर दौड़ते पौधे। और स्पिलिंग का मतलब है, ये वर्ड जो होता है, ये वर्ड आपका किसी पोट में लिक्विड को पोर करने के लिए आता है। जैसे आप 2 गिलास में, इसमें जैसे वाटर ले लो, इसमें से इसमें ऐसा, तो बहुत प्रेशर से, बहुत ज्यादा संख्या, मीन्स यहाँ क्या मतलब है? असंख्य बच्चे, और वो बच्चे कैसे? मैरी, खुशी से उमड़ते हुए बच्चों को उसने देखा, आउट ऑफ देयर होम्स। कहां से? घरों से। आप दृश्य ले लो अपने सामने, जैसे स्कूल के लिए घरों से भागते हुए बच्चे, या खेलने के लिए बहुत संख्या में भागते हुए बच्चे, या किसी स्कूल से छूटकर घरों के लिए भागते हुए बच्चे, मीन्स असंख्य, बहुत खुशी के साथ बच्चों को भागते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, क्या हुआ? और इस बीच वो कहां पहुंच गई? एयरपोर्ट सिक्योरिटी तक पहुंच गई। आप जानते हैं एयरपोर्ट, आप यदि हवाई यात्रा करेंगे तो वहां एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सिस्टम होता, फॉर्मेलिटीज होती है, कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां क्या होगा? पहले यात्री के रूप में आपकी चेकिंग होगी, और वहां जब वो सिक्योरिटी चेक, वहां जब पहुंचे, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वहां से कुछ यार्ड, यहाँ एक क्या है? मेजरमेंट। और यार्ड यदि हम मैथमेटिकल इसको मेजर्ड करें तो आपका 3 किलोमीटर के लगभग इसको हम बोलेंगे। ओके, यार्ड, यार्ड क्या मापन है? तो इतनी डिस्टेंस पर जो सिक्योरिटी चेकम था, वहां खड़े होकर क्या देखती है? अवे, वहां से मैंने, वहां खड़ी हुई, वहां से अवे आई लुक्ड अगेन, फिर मैंने देखा। तो आप देखो, पहले कार में माँ को देखा, माँ की स्थिति से दुखी हुई, इससे अपने आप को डाइवर्ट करना, चेंज करने के लिए कार से बाहर देखना शुरू किया। उसने बाहर के नजारे देखे, जिसमें यंग ट्रीज, भागते हुए बच्चे खुशी से उमड़ते हुए, ये सब देखा। और तब तक वो कहाँ पहुंच गई? सिक्योरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप तक। और वहां से जब उसने फिर दोबारा, आई लुक्ड अगेन एट हर, यहाँ ह किसके लिए आया? मदर के लिए, एट हर, मदर के लिए। तो क्या 2 वर्ड यूज किए, एक तो व्हेन और एक पेल। कैसी स्थिति थी? व्हेन एंड पेल, दोनों वर्ड सिमिलर है, दोनों वर्ड सिमिलर है। आपके लेवल पे इतना नहीं है, इसका एक गहरा मीनिंग आप तो समझो। दोनों वर्ड का मतलब है मीन्स कलरलेस,
कलरलेस। कलरलेस मीन्स फीका पड़ा हुआ उसका चेहरा देखा, उसका बॉडी। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहती है पोइट? दैट हर मदर वाज एट डेथ एंटायरली इन द फाइनल स्टेज ऑफ ओल्डनेस, ये बताना चाह रही। एज ए लेट विंटर्स, फिर आपको इसको कंपेयर किया। ये आपका वैन और पेल से आप नहीं समझ पाओ, इसलिए फिर इसको कंपेयर किया एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट विंटर्स मून। विंटर मून क्यों यूज किया? शरद रातों के चांद की तरह। और शरद रातों के चांद की तरह क्यों? इसने ये सिमिली क्यों अप्लाई की यहाँ पर? क्योंकि वो सर्दी के दिनों में जैसे कि चांद होता है तो आसमान में हल्के बादल या हल्की नमी होने की वजह से आपका जो चंद्रमा है वो मॉइस्चर्ड होता, तो उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्लियर दिखाई नहीं देता। मीन्स वृद्धावस्था में जो मानव जो बॉडी है, शरीर है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी कम होने की वजह से फीका सा नजर आता है। ये उसने दोबारा देखा। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। और जब देखा तो यहां देखो फैमिलियर एक, ये क्वेश्चन भी आएगा आपके, फैमिलियर एक से क्या मतलब है? तो उसे याद आ गया। ओल्ड, ओल्ड माने पुराना, फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब है परिचित, चिर परिचित। क्या? एक, एक का मतलब है पेन, दर्द। और कौन सा दर्द हो गया? पुराना। कौन सा हो गया भाई? ये हो गया मीन्स कवियत्री ने बचपन में जब वो छोटी थी तब भी उसने अपनी मां को लेकर ऐसा महसूस किया था। क्या महसूस किया था? कि क्या मेरी माँ वृद्ध हो जाएगी तो क्या मुझसे छीन जाएगी? मीन्स दैट इज द जनरल क्वेश्चन। ये एक आम क्वेश्चन है जो हम मानव समाज में यंग युवाओं में होता है, और उसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है वी आर नॉट अकस्टम्ड ऑफ द वर्ल्ड। युवा होने की वजह से हमें संसार का अनुभव नहीं होता, संसार से अकस्टम्ड नहीं होते। हम केवल जन्म को जानते हैं, मौत को हम नहीं महसूस करते। दैट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। तो एक बार पहले उसने ऐसा सोचा था जैसे कि अक्सर बच्चे सोचते हैं, क्या हमारे माँ बाप हमें छोड़ जाएंगे, क्या उनकी मृत्यु हो जाएगी, और फिर ये विचार आता है तो वो दुखी होते हैं। यही विचार आया, माई चाइल्ड वुड फियर। आपको क्लियर हो गया? ये फेमिलियर ओल्ड, जो फेमिलियर एक था, ये कौन सा था? माई चाइल्ड वुड फियर, बचपन का फियर। दैट इज क्लियर, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। देखो आगे, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने जो फेयरवेल, अलविदा के समय जो कहा, ओके, सी हैड टू लीव फॉर हर जर्नी, उसकी यात्रा के लिए उसे डिपार्ट होना था अपनी मां से। अब इसमें बच्चों बहुत सारे वर्ड सिंबॉलिक यूज हुए हैं। द मून सिंबॉलिक है, एयरपोर्ट सिंबॉलिक है, आपका जैसे यंग जो प्लांट्स है वो आपके सिंबॉलिक है। इसमें सारे वर्ड सिंबॉलिक यूज हुए हैं और सिंबॉलिक तरीके से अंडरलाइन मीनिंग रखते हैं। आपका 66 एज जो है वो भी सिंबॉलिक है अपने आप में। एजिंग जो है वो सिंबॉलिक है, उसके द्वारा हमारी पोइट कहना जो चाहती है, संसार को मैसेज देना चाहती है। लेकिन हम इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन एट लास्ट मीन्स कहने का मतलब एट द हार्ट शी वाज इन ग्रेट सोरो, दिल में तो बड़ा दुख था, लेकिन फिर भी जो मैंने कहा वो क्या था? सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, मैंने ये कहा
अति शीघ्र जल्द मिलेंगे अम्मा। ओके, यहां देखो जल्द मिलेंगे अम्मा, इसमें क्या है बच्चों, होप। कविता का एंड होप से होता है। कविता का एंड किससे होता है, होप से होता है। जब कभी भी आप किसी को बोलते हैं ना, मीट यू सून, मीट यू टुमारो, दैट मीन्स क्या है, एक्सपेक्टेशन, जस्ट फॉर टुमारो, टू सेलिब्रेट, टू हैव द कंपनी। तो यहां क्या कहा, इसके दो तीन मीनिंग हो रहे हैं कि वो इतनी दुखी थी, फिर भी उसने अपना वो दुख दिल में रखा और उसे जाहिर नहीं होने दिया, अपनी माँ को महसूस नहीं होने दिया मुस्कुराते हुए। तो मैसेज आया था ना इस कविता में, क्या आया था, दुख के समय भी हमें कैसे रहना चाहिए, मुस्कुरा के रहना चाहिए। और वही यहाँ पर देखो, बट वो लाई सेड वो सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द मिलेंगे, अम्मा जल्द मिलेंगे, ऐसे अलविदा कहा। यहां अम्मा जो वर्ड है ये भी आपको स्टाइल करता होगा, है ना। अम्मा हमारे साउथ इंडिया में ये माँ को बोला जाता है, अम्मा। ओके, एक तो ये है। एक दूसरा इसका ये है कि हिंदी वर्ड इंग्लिश लिखते लिखते इंग्लिश वर्ड्स में हिंदी वर्ड यूज किया, तो ये क्या होता है, ये होता है टू स्ट्राइक, टू फोकस, टू इनवाइटेड अटेंशन ऑफ द रीडर्स, है ना। अरे भाई आप को उस कविता से कनेक्ट करने के लिए अचानक आपकी ऐसी बात जिसको आप बिल्कुल स्ट्राइक करते हैं, उसको जोड़ते हैं, है ना, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, राइट। ऑल डिड वाज, और मैंने जो किया, ऑल डिड वाज, किया क्या था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और आप देखेंगे कविता में डॉट डॉट है आपके, मुस्कुराई, और मुस्कुराई, मुस्कुराई और डॉट डॉट है, तो इसका मतलब है ये आपकी पोइम में एलिप्सिस कहलाता है, एलिप्सिस कहलाता है। एलिप्सिस का मतलब है इनकम्प्लीट, मीन्स वो भाव कंटिन्यू, पोयम जो है उसका विचार कंटिन्यू, उसके दो पीछे मतलब है। हम भी सोच सकते हैं कि क्या भाव रहा होगा। कविता में 3 बार जो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल का प्रयोग किया, वो किस पर्पज से किया बच्चों, एम्फेसिस। और लास्ट में कविता का जो नट सेल और एक जो शॉर्ट वन जो मैसेज है वो यही है कि जिंदगी जो है दुखों से भरी है, ये सारे अनुभव हमारे हैं, हमारे माता पिता बुजुर्ग होंगे, मौत को प्राप्त होंगे, और न केवल वो संसार का यही तरीका है, डेथ हर व्यक्ति को वो नॉक करेगी, लेकिन हमें फिर भी क्या दुखों के क्षणों में भी खुशी से रहना चाहिए और हमारे दिल का दुख दफन रखना चाहिए मुस्कुरा कर, ताकि दूसरे को, नेक्स्ट को, हमारे माता पिता को दुख न हो। ये इस कविता का मेन उद्देश्य है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, मीनिंग इसका क्लियर हुआ होगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।